हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल टेक्निक। इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में हम स्टेम सेल्स को कवर कर चुके हैं और उसमें हम स्टेम सेल्स क्या होते हैं और हम स्टेम सेल्स से रिलेटेड क्या काम करते हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम कुछ और चीज़ें जानेंगे रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेम सेल्स को थोड़ा सा समझते हैं। स्टेम सेल्स क्या हैं? कुछ ऐसे प्रोजेनिटर सेल्स हैं। ठीक है, प्रोजेनिटर सेल्स हैं जो कैपेबल होते हैं, जिनमें क्षमता होती है किसकी? सेल्फ रिन्यूअल की और डिफ्रेंशिएशन की। सेल्फ रिन्यूअल मतलब जिसे हम प्रोलिफरेशन कह रहे थे, यानी कि ये अपने जैसे ही कुछ नए सेल्स बना सकते हैं, इनके पास ये क्षमता होती है। और साथ साथ में ये डिफ्रेंशिएशन यानी कि अपने से अलग कुछ विभिन्न प्रकार के डिफरेंट सेल लीनिएजेस वाले, डिफरेंट सेल फैमिली वाले कुछ सेल्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने जैसे सेल्स भी बना लेंगे और अपने से भिन्न दूसरे प्रकार के सेल्स भी बनाएंगे। उस तरीके के सेल्स को हम स्टेम सेल्स कह रहे हैं। और ये प्रोजेनिटर सेल्स है। प्रोजेनिटर सेल्स मतलब ये पहला सेल है जिसके बाद की बहुत सारे सेल्स की फैमिली बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से जिससे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी बन सकते हैं, अपने जैसे सेल्स भी बन सकते हैं। इस तरीके के सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ओके, अभी जो सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स, वो क्यों हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं? तो स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं, या जहाँ पे भी डिस्ट्रॉय या डैमेज होता है वहाँ पे ये सेल्स रिप्लेस कर देते हैं डिस्ट्रॉयड सेल्स को। किससे? नए सेल्स से। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई ख़राब सेल होगा, इंजरी वाला सेल होगा, एज से रिलेटेड सेल होगा, कोई बूढ़ा हो गया सेल, या ट्रॉमा की कंडीशन है कि किसी टिश्यू में, या डिजीजेज हो गई हैं किसी टिश्यू में, तो उन सारे सेल्स और टिश्यूज़ को ये रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह उनके जैसे ही कुछ नए सेल्स बना देते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी वाले सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं किसमें? स्पेसिफिकली इन द थेरेपी। तो जो भी हमारी थेरेपी है स्टेम सेल रिलेटेड, हम उसमें इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं। देखो, ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसका? प्रोडक्शन, ज़्यादा स्टेम सेल्स के प्रोडक्शन का। मतलब बहुत ज़्यादा भी स्टेम सेल्स का प्रोडक्शन ना हो जाए, इसे भी रेगुलेट करने का काम स्टेम सेल्स ही करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स और जो भी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उनको भी मेंटेन करके रखते हैं, उनको भी कंट्रोल और उनको भी रेगुलेट करके रखते हैं कि उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम को। ठीक है ना, ये क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, एक ऐसी हीमोस्टैटिक कंडीशन बनाएंगे ताकि जो बॉडी है वो किसी भी डिस्टर्ब्ड कंडीशन, यानी कि जैसे बीमारी हो गई, चोट हो गई, या फिर ट्रॉमा हो गया, कुछ भी कंडीशन हो, एज हो गई, ठीक है, उस कंडीशन में बॉडी की मेंटेनेंस करना, बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने का काम स्टेम सेल्स का ही होता है। ओके, इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं बॉडी की वेयर एंड टेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, बॉडी में कोई भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को हील करने के लिए ये सारे स्टेम सेल्स काम करते हैं। हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं और इन स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी होती है बॉडी रिपेयरमेंट की। ओके, और इसके अलावा स्टेम सेल्स जो है वो टिश्यू कल्चर जब भी हम करते हैं या स्टेम सेल कल्चर जब हम करते हैं तो ये स्टेम सेल सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से, और साथ साथ में ये स्टेबल डिवीजन शो करते हैं। ठीक है, क्या शो करते हैं? स्टेबल डिवीजन भी शो करते हैं। किस में? कल्चर में। और इसके कारण ही ये आइडियल होते हैं, ये आइडियल टारगेट्स होते हैं किसके लिए? इन विट्रो मैनिपुलेशन के लिए। इसलिए हम इन्हें अधिकतर जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाते हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं और स्टेबल सेल डिवीजन शो करते हैं कल्चर के टाइम पे, जब हम इन्हें टिश्यू कल्चर करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा स्टेम सेल में पोटेंशियल होता है कि ये इनके थ्रू हम क्या कर सकें? किसी भी मैलिग्नेंट
कोई भी कैंसरस या नॉन कैंसरस डिजीजेस जो भी हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं, उनको हम क्योर कर सकें। ये बेटर रिजल्ट देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेम सेल्स हमारी फोरमोस्ट चॉइस होती है आजकल कि इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करें। ओके, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स में हम देखते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स आते हैं, फीटल स्टेम सेल्स आते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? एडल्ट स्टेम सेल्स डिराइव होते हैं किससे? मैच्योर ऑर्गन से। किसी भी एडल्ट के मैच्योर ऑर्गन से जो स्टेम सेल्स डिराइव होंगे उन्हें एडल्ट स्टेम सेल कहेंगे। वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जिनको हम एडल्ट से लेंगे वो स्टेम सेल्स कहलाएंगे। इसके अलावा फीटस में प्रेजेंट जो भी स्टेम सेल्स होंगे वो आपके फीटल स्टेम सेल कहलाएंगे। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं जो अर्ली एम्ब्रियो से हम लेते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि हम इनिशियली क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम तक, या फिर हम बात करें तो लगभग आपका जो इनिशियल 2 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम तक हम जो बेबी है जो मदर के यूट्रस में रहता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और उसके बाद आफ्टर 2 मंथ हम उस एम्ब्रियो को फीटस कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीटस एंड एम्ब्रियो। तो उनमें प्रेजेंट जो स्टेम सेल्स होंगे उनको हम रेस्पेक्टिवली फीटल स्टेम सेल्स और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहेंगे। एडल्ट स्टेम सेल्स या फीटल स्टेम सेल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसमें? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में और मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स में। ठीक है, इसके अलावा न्यूरल स्टेम सेल्स में भी हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये वो स्टेम सेल्स होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ? बोन मैरो में। और डिफरेंट आपके जो सोर्सेज हैं जैसे कि आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गए, ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, इसके अलावा ओस्टियोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस हो गए। इन सारे के सारे सेल्स के प्रोजेनिटर सेल्स जो होते हैं, प्रोजेनिटर मतलब इनके अग्रज, इनके जो पेरेंट हैं वो कौन होंगे? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होंगे। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में पाया जाएगा और ये प्रोजेनिटर सेल है, ये पेरेंट सेल है किसका? आरबीसी का, प्लेटलेट का, मोनोसाइट का, ग्रैनुलोसाइट का, लिम्फोसाइट का, ओस्टियोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस का। ओके, और ये क्या है? एक तरीके के प्लूरिपोटेंट सेल है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्लूरिपोटेंट सेल क्या होते हैं ये समझ चुके हैं। हम जब भी किसकी बात करते हैं? भ्रूण की बात करते हैं, एम्ब्रियो की। दिस वन इज द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में जो बाहर प्रेजेंट सेल्स होते हैं इन सेल्स को हम कहते हैं आउटर सेल मास। ठीक है, जब ब्लास्टुला कंडीशन में होते हैं। और अंदर जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनर सेल मास। ठीक है ना, तो ये जो इनर सेल मास वाले सेल्स हैं, इन इनर सेल मास वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो प्रॉपर कहते हैं। और ये एम्ब्रियो प्रॉपर ही आगे चल के क्या बनाता है? ये आपका कहलाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जबकि बाहर वाले आउटर सेल मास वाले सेल्स क्या होते हैं? ये ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स किससे डिराइव होंगे? इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से डिराइव होंगे। और प्लूरिपोटेंट सेल्स वो होते हैं जिनके पास मल्टीपल पोटेंसी होती है अपनी फैमिली, अपने जैसे सेल्स को आगे बढ़ाने की, लेकिन ये पूरे का पूरा बॉडी टिश्यू नहीं बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स। मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स भी बोन मैरो से ही लिए जाते हैं और इनको जब कल्चर किया जाता है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स मतलब जो बोन्स बनाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मतलब जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स या फिर आपके जो मसल्स से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट एडिपोसाइट्स जो भी फैट सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। और मायोब्लास्ट जो मसल्स के इनिशियल सेल्स होते हैं उन्हें भी बनाते हैं। ठीक है ना, तो बोन, कॉन्ड्रोसाइट्स और फैट सेल्स और मसल सेल्स बनाने का काम किसका होता है? मीजेनकाइमल स्टेम सेल का होता है। ठीक है, मीजेनकाइमल स्टेम सेल बोन मैरो से आइसोलेट होगा और ये डिफ्रेंशिएट होगा तो आगे चल के क्या बनाएगा? ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स और मायोब्लास्ट। ये नॉन हिमेटोपोइटिक टिश्यूज होते हैं। हिमेटोपोइटिक टिश्यूज से यानी कि ब्लड बनाने या ब्लड टिश्यूज बनाने वाले जितने भी सेल्स हैं उनसे अलग होगा। ठीक है,
इसके अलावा आते हैं आपके न्यूरोनल या न्यूरल स्टेम सेल्स। न्यूरल स्टेम सेल्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेट होंगे सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और इनके पास पोटेंशियल होगा किसका, ये अलग अलग टिश्यूज बना सकते हैं, सॉरी अलग अलग सेल्स बना सकते हैं रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के साथ साथ जितने भी ग्लायल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लाया सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स की हेल्प के लिए जो सेल्स होते हैं वो भी बनाते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, ये सब भी कौन बनाएगा, न्यूरोनल स्टेम सेल बनाएगा, जब हम इन्हें कल्चर करेंगे किसमें, आपकी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये टोटीपोटेंट होते हैं, ठीक है, और इनके पास होते हैं आपके कैपेबिलिटी कि ये आपके जितने भी बॉडी सेल्स हैं एम्ब्रियो के या फिर किसी भी इंडिविजुअल के जितने भी बॉडी टिश्यूज, बॉडी सेल्स हैं, वो सब के सब ये बना सकते हैं, इसलिए हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ये आपके प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जब हम कल्चर करते हैं तो आपके एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स ये देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो से निकाले गए, ठीक है, इनर सेल मास वाले सेल्स जो हैं उनको हम कल्चर करेंगे, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, उनको जब हम कल्चर करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स मतलब जर्मिनल लाइनिंग्स, 3 जर्मिनल लाइनिंग्स मिलेंगी, जिससे कि हमें एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्मल सेल्स मिलेंगे, और इन सेल्स से हम किसी भी बॉडी पार्ट को बना सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है ना। तो ये सेल्स क्या होते हैं, कैरेक्टराइज होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैटेगरी में, जो एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स हैं वो, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स कल्चर्स में इस्तेमाल करते हैं, या फिर ईजीसीज भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं, जो एम्ब्रियो के इनर सेल मास वाले सेल्स होते हैं, और ये एम्ब्रियो के या फिर किसी भी इंडिविजुअल के कंप्लीट बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं, इसलिए इन्हें एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स कह रहे हैं। और ये 3 तरीके के इनिशियली होंगे, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ओके, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स या एम्ब्रियो से हम कुछ और तरीके के स्टेम सेल्स भी ले सकते हैं, जिन्हें हम ईसी सेल्स कहते हैं। ईसी सेल्स मतलब एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा सेल्स। कार्सिनोमा मतलब ये सेल्स एम्ब्रियो में कैंसर कॉज करेंगे या एम्ब्रियो को टेराटोमा बना देंगे। तो जब एम्ब्रियो जो है टेराटोमा कंडीशन में होता है, नॉर्मल एम्ब्रियो से अलग होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के, एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन होता है, तो एक विकराल टाइप का भ्रूण बन जाता है, उसे हम टेराटोमा कहते हैं। तो उस टेराटोमा से लिए गए जितने भी टिश्यूज होंगे वो कार्सिनोमा टिश्यूज होंगे, और वो कहलाएंगे टेरेटो कार्सिनोमा टिश्यूज। तो कई सारे हम एम्ब्रियो से एम्ब्रियो कार्सिनोमा सेल्स भी लेते हैं, और कार्सिनोमा सेल्स के थ्रू हम कैंसर की स्टडी इजीली कर सकते हैं, कैंसर की जो ड्रग है उसका डिटर्मिनेशन इजीली कर सकते हैं इस तरीके के टिश्यूज के ऊपर। ओके, नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, जो आपके एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं वो इजी होते हैं मैनेज करने में, ठीक है ना, निकालने में। मतलब हमें एडल्ट से स्टेम सेल चाहिए तो उसके बोन मैरो से या ब्लड से हम क्या ले लेंगे, स्टेम सेल्स ले लेंगे, इजी होते हैं लेने में। और इनमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होता बेसिकली, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तो रियल ओरिजिन के स्टेम सेल्स कहलाते हैं, और एडल्ट स्टेम सेल्स की जो लिमिटेशन है, जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपके एडल्ट स्टेम सेल्स हैं वो इजी तो होते हैं लेने में, लेकिन जो पोटेंसी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की ज़्यादा होती है। तो हमारे चॉइस ऑफ स्टेम सेल्स तो वैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रिलेटेड तो हम बात करें, इसमें आते हैं कुछ आपके इथिकल इश्यूज, ठीक है ना, कुछ इथिकल और मॉरल इश्यूज आ जाते हैं कि हम किसी भी भ्रूण की ऐसे हत्या करना हुआ, ये कि हम क्या करें, एक भ्रूण था, एम्ब्रियो था, उसके इनर सेल मास वाले सेल्स ले लेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से जब भी हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ऊपर काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे इथिकल और मॉरल इश्यूज आ जाते हैं कि हम किसी भी भ्रूण की, किसी भी जीवित जिसमें जीवन है उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमारे चॉइस ऑफ जो सेल्स रहते हैं स्टेम सेल टेक्निक में वो एडल्ट स्टेम सेल्स रहते हैं, क्योंकि इनमें इथिकल और मॉरल इश्यूज
रेयरली आते हैं, ठीक है। लेकिन एडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं कुछ ही टाइम में डिफरेंशिएशन की और प्रोलिफरेशन की, ठीक है ना। ये अपनी एबिलिटी जो होती है डिफरेंशिएशन की और प्रोलिफरेशन की, तो जब इन्हें कल्चर करते रहते हैं हम लगातार, तो ये अपनी ये एबिलिटी खो देते हैं, इसलिए ये इनका ये थोड़ा सा डीमेरिट होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो आपका सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक है, इसके थ्रू हम कई सारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने क्या किया, सेल्स ले लिए, हमने एक एग ले लिया, ठीक है, और एक सोमैटिक सेल ले लिया, ठीक है ना। एक एग ले लिया और एक सोमैटिक सेल ले लिया। इस एग के न्यूक्लियस को हम निकाल देंगे, ठीक है, इस एग के न्यूक्लियस को निकाल देंगे और सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को इसमें डाल देंगे। तो ये आपका इस तरीके की टेक्निक कहलाती है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है ना। एक एग लिया, ठीक है, दिस वन इज एग, और एक ले लिया हमने सोमैटिक सेल। तो इस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को हमने एग के न्यूक्लियस में, एग के साइटोप्लाज्म में डाल दिया और जो एग का अपना न्यूक्लियस था उसे हटा दिया। तो इस तरीके की टेक्निक कहलाती है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। इसके थ्रू भी हम बहुत सारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डेवलप कर सकते हैं और ये एक बेटर टेक्निक है जो हम अब स्टेम सेल्स टेक्निक में यूज करते हैं, ठीक है, SCNT। वही हम बात करें ह्यूमन सोमैटिक सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट और रीप्रोग्राम अगर हम कर ले, ठीक है ना, ह्यूमन के जो सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स जितने भी हैं एडल्ट के, उनको अगर हम क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें और रीप्रोग्राम कर लें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लें और रीप्रोग्राम कर लें, तो हम उन्हें क्या बना सकते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बना सकते हैं। या उनको हम किस कंडीशन में ले जा सकते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेज में ले जा सकते हैं। यानी कि जानबूझ के हम क्या करें, किसी भी नॉर्मल सोमैटिक सेल को जिसकी पोटेंसी कम हो गई है उसको हम इंड्यूस करें, धकेल दें किस तरफ, प्लूरिपोटेंट कंडीशन में, ठीक है। तब प्लूरिपोटेंट कंडीशन में धकेलने से क्या होगा, बेनिफिट होगा कि हम हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन है, हम डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बना सकते हैं। किससे, इस सोमैटिक सेल को जब हमने कन्वर्ट किया प्लूरिपोटेंट स्टेट में उससे, ठीक है। इसके कारण हम पेशेंट को या फिर किसी भी डिजीज स्पेसिफिक पेशेंट को स्टेम सेल्स के थ्रू क्योर कर सकते हैं रिगार्डिंग जीन थेरेपी, ओके। तो ये iPS सेल्स भी कुछ होते हैं स्टेम सेल टेक्निक में। तो जो ये iPS सेल्स होते हैं इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और जो ये iPS सेल्स होते हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फर्दर किसी भी सेल टाइप में, क्योंकि ये आप किस कंडीशन में आ गए हैं, प्लूरिपोटेंट कंडीशन में आ गए हैं। और इससे हम 3 जर्मिनल लेयर्स बना सकते हैं इन विट्रो कल्चर करके, और टेराटोमास भी इनसे डेवलप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो सोमैटिक सेल था उसे हमने कुछ ऐसी चीज़ें दी, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें दी जिससे क्या हुआ, ये सोमैटिक सेल किस में कन्वर्ट हो गया, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेज में आ गया, और अब हम इसे कह रहे हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोमैटिक सेल को कन्वर्ट करते हैं iPS में। इसमें कुछ और टर्म आते हैं जैसे ऑटोलोगस एंड एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है ना। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की हम बात करें तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट 2 तरीके के होंगे। जब हमने स्टेम सेल्स डिजाइन कर लिए, कल्चर कर लिए, अब उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 तरीके से करेंगे। एक है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और दूसरा है आपका एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, ठीक है, ऑटोलोगस और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट क्या होगा, देखो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में जब हम क्या करेंगे, स्टेम सेल्स को कलेक्ट करेंगे, स्टेम सेल्स को लेंगे किससे, किसी भी एक इंडिविजुअल की बॉडी से, ठीक है ना, किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी से लेंगे और उसी इंडिविजुअल पे हम उसके स्टेम सेल्स को करेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल की बॉडी से स्टेम सेल्स लिए, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर 1 की बॉडी से स्टेम सेल लिए, और इस स्टेम सेल को लेने के बाद हमने इसे कल्चर किया, मॉडिफाई किया, ठीक है, और अब हमने ये जो मॉडिफाइड स्टेम सेल है इसे वापस से इसी इंडिविजुअल की बॉडी में डाल दिया, ठीक है ना, इसे वापस से इसी इंडिविजुअल की बॉडी में डाल दिया। तो ये इंडिविजुअल नंबर 1 था, हमने क्या किया, इसकी बॉडी से स्टेम सेल्स लिए, ठीक है। स्टेम सेल्स लेने के बाद हमने क्या किया, इन स्टेम सेल्स को मॉडिफाई किया, तो ये मॉडिफाइड स्टेम सेल्स बन गए। इन मॉडिफाइड स्टेम सेल्स को हमने क्या किया, कल्चर किया और इनकी कंडीशंस, इनको क्लोन्स बनाए, और क्लोन्स बनाने के बाद इस मॉडिफाइड स्टेम सेल को हमने वापस से इस इंडिविजुअल नंबर 1 में डाल दिया। तो इस तरीके की जो आपके ट्रांसप्लांटेशन होता है स्टेम सेल का, इसे हम कहते हैं ऑटोलोगस।
अपने आप से ही सेल लिए और अपने आप के अंदर ही डाल दिए। इस तरीके के स्टेम सेल से हम क्योर कर सकते हैं लिम्फोमास को, माइलोमास को और ल्यूकेमियास को। ओके, और दूसरा आता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक मतलब जब हम स्टेम सेल लेंगे किससे, इंडिविजुअल नंबर 1 है और इंडिविजुअल नंबर 2 है, तो इंडिविजुअल नंबर 1 से हमने स्टेम सेल्स लिए, इन्हें कल्चर किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड स्टेम सेल्स बनाए और वापस हमने इसे इंडिविजुअल नंबर 2 में डाला, दूसरे इंडिविजुअल में डाला। इस तरीके के ट्रांसप्लांट को हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है ना, इसमें हम क्योर कर सकते हैं थैलीसीमिया, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स या फिर ए प्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकीमिया। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेम सेल टेक्निक। इसमें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे।